सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो यूनिट 4 के लिए जो कंट्रीब्यूशन मेड बाय कंटेम्प्रेरी थिंकर्स ऑन आर्ट एंड एजुकेशन, इसके लिए जो 4 पॉइंट्स है 4.1 से लेके 4.4 तक, इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके सबका पढ़ के जाओ एंड ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करो, नॉट फॉर लॉन्ग। शॉर्ट ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, 5 यूनिट को छोड़ के आप अगर 4 भी यूनिट पढ़ के जाते हो, शॉर्ट लॉन्ग सब मिल जाएगा। तो एक यूनिट को आप थोड़ा सा कम पढ़ने से भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो क्या क्या याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर कब बॉर्न हुए थे एंड कब उनका डेथ हुआ था। तो बॉर्न हुए थे 7 मई 1861, 1861, कलकत्ता, नॉट कोलकाता। नाउ इट्स कोलकाता बट प्रीवियस ये कलकत्ता था उस टाइम पे। देखो नाउ कोलकाता बंगाल लिखा गया है, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम पे ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश इंडिया। एंड 7 अगस्त, 7 मई में उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। एंड अगस्त, 7 अगस्त 1941, ये 1861 है, देन 1941 में ऑलमोस्ट एज है 80 ईयर्स का, वहाँ पे ही डेथ हुआ था उनका। वो क्या क्या थे, एक राइटर भी थे, पेंटर भी थे। देखो यही आपका इंफॉर्मेशन है जो शॉर्टकट वे में आप 10 लाइन एटलीस्ट लिख सकते हैं। राइटर भी है, पेंटर भी है। लैंग्वेज उनको बंगाली एंड इंग्लिश आता था, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्रिटिश लोग कहाँ थे, आए थे कोलकाता में। कोलकाता से उन लोग मूव किए एंड धीरे धीरे फिर उनका जो भी डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन सिस्टम का, उन्होंने किया बिजनेस के लिए। बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश एंड बंगाली ही यूज़ किया जाता था, एंड इंग्लिश भी बहुत वीक था। बट रविंद्रनाथ टैगोर जी का इंग्लिश बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो राइटर थे, ठीक है। बंगाली एंड इंग्लिश। नेशनलिटी उनका क्या था, इंडियन। एथनिसिटी बंगाली, जैसे कि हम लोग का सबका एथनिसिटी है, कोई बिहार के होंगे, बिहारी होंगे, कोई उड़िया होंगे, संबलपुरी, सुंदरगढ़ी, सबका अलग अलग आता है। तो वैसे ही हमारा एथनिसिटी जो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, तो उनका था बंगाली। लिटरेरी मूवमेंट जो उन्होंने किया था, क्या उनका मूवमेंट था, मतलब वो एक्चुअली किस चीज़ पे वर्क कर रहे थे, दैट इज कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पर्सन थे जो कि मॉडर्निज्म वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ लिख के गए थे। एंड उनका थॉट वे ऑफ जो थॉट था वो बहुत ही इंस्पायर्ड था, इन्फ्लुएंशियल था। नोटेबल वर्क्स जो उन्होंने किया था, देखो ये फटाफट, ये अगर यहाँ तक भी पढ़ लेते हो ना पूरा, यहाँ तक एक पेज आराम से हो जाएगा, इतना पढ़ के चले जाना, ठीक है। नोटेबल वर्क जो उन्होंने करके मतलब किया था, गीतांजलि बहुत फेमस है। गीतांजलि, गोरा, गोरा एक स्टोरी जैसा है, छोटा स्टोरी था एक छोटे बच्चे का, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ उसके ऊपर। घोरे बाइरे, मतलब घर पे एंड उसके बाहर क्या होता है लोगों के साथ एंड कैसे उनका सिचुएशन होता है, उसके ऊपर एक स्टोरी। जन गण मन, ये आपका तो आप जानते ही हो सॉन्ग है, अ, हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व का सॉन्ग है जो हम बोलते हैं। रविंद्र संगीत, उनका बहुत सारा गाना है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि उन्होंने 10,000 सॉन्ग लिखे थे। एंड अभी तक स्टिल नाउ अभी बहुत फेमस है। एंड पहले ओनली बंगाल एंड आउट मतलब अदर कंट्रीज में ये फेमस था। नाउ इंडिया में भी बहुत जगहों में इसको यूज़ किया जा रहा है, इवन इफ इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है हिंदी में भी, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में। और एक वर्क था उनका, आमा सोनार बांग्ला, मतलब समझाया गया है कि जैसे उड़ीसा को हम फेमस बोलते हैं एंड उसके लिए उत्कल जननी हम बोलते हैं, वैसे उन्होंने बंगाल को बोला आमा सोनार बांग्ला एंड उनके ऊपर स्टोरी लिखा था। नोटेबल जो अवार्ड था उनको मिला था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 में। स्पाउस, स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी। सो उनकी जो पत्नी थी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर मेल हैं, तो उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था मृणालिनी, मृणालिनी देवी। उनका बर्थ एंड डेथ मेंशन किया गया है। चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे, 2 ऑफ होम डाइड इन चाइल्डहुड, जो उनमें से 2 बच्चे बचपन में ही मारे गए। पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, एंड उनकी जो माता थी शारदा देवी, इतना याद रखो। उनका एक कोट था, मतलब कोटेशन जो वर्ड देते हैं वो था, बट आप लोगों को याद नहीं रहेगा। बट एजुकेशन की लाइन पे जब आप हो एंड आपको मोटिवेशन चाहिए, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वॉज जॉय, आई वोक एंड सॉ दैट लाइफ वॉज सर्विस, एंड आई एक्टेड एंड बी होल्ड सर्विस वॉज जॉय। मैं रात को सोई या फिर मैं जब भी सोई एंड मैं सपने में देखी कि लाइफ क्या है, जॉय है, मतलब बहुत ही हैप्पीनेस है, इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। बट जब मैं नींद से जागी एंड मैंने देखा लाइफ क्या है, सर्विस है, यहाँ पे हमेशा काम करना पड़ता है, हमेशा हर दिन आपको काम करना पड़ता है। बट जब मैंने उसको जिया,
एक्ट किया, मतलब मैंने जिया एंड उसमें लर्निंग किया, उसमें सीखा, तो मुझे पता चला जो सर्विस होता है, जो हम काम करते हैं हर दिन, वही हमारा हैप्पीनेस है। अगर हम काम ना करें तो हमें हैप्पीनेस मिलेगा नहीं। तो हम जो खाना बनाते हैं, खाते हैं, चलते फिरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जॉब पे जाते हैं, सब कुछ जॉय का ही एक रास्ता है। तो यही सारे सर्विस हैं। मतलब ये लाइन लाइफ के लिए बहुत बड़ा आपके लिए जर्नी जैसा होगा, इसी से ही आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, भूल जाओगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन फिर देती हूँ। टैगोर वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ कोलकाता, फॉर्मली फॉर्मरली जो पहले बोला जाता था कलकत्ता, एट नंबर 6 दारुकोनाथ टैगोर लैन। उनका जो घर है अभी तक भी वहीं प्रेजेंट है, वैसे ही स्टाइल में है, उसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, उनके हर एक चीज़ को वैसे ही रखा गया है, जस्ट लाइक म्यूजियम बना के। एंड उस जगह को क्या बोलते हैं पता है? उनका जो मतलब लैंड जैसे रास्ता होता है ना, इस रास्ते में ये घर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे नंबर 6 द्वारकानाथ टैगोर लैंड था। एंड उनका जो घर है उनको क्या बोला जाता है? जोरासांको ठाकुरबाड़ी। टैगोर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बट बंगाली में इसको ठाकुर बोला जाता है। तो ये सरनेम ठाकुर है। एंड जो ठाकुर होते हैं ये ब्राह्मण्स होते हैं, बहुत बड़े कास्ट के होते हैं। जोरासांको ठाकुरबाड़ी वहाँ पे अभी भी वैसे ही है, जोरासांको ठाकुरबाड़ी, वहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है, बहुत कुछ सेलिब्रेट होता है। एंड टैगोर वाज ए बंगाली ब्राह्मण बाय बर्थ। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम जब वो 8 साल के थे, उन्होंने अपना फर्स्ट पोएम लिखा था। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट लार्ज पोएट्री कलेक्शन। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 200-300 बना के पोएम्स एंड उसको पब्लिश करवाया था 1877 में। ही रोट हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा व्हेन ही वाज ओनली 16 इयर्स एज। जब वो 16 साल के थे, उनका पहला शॉर्ट स्टोरी, जैसे अभी के टाइम पे इसको वेब सीरीज बोलते हैं, उस टाइम पे शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा बोला जाता था, उन्होंने लिखा था। बस इतना याद रखो, ज़्यादा नहीं। उनके वर्क में जो फेमस था हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर भी अगर और थोड़ा लिखना चाहो, पीपल नो टैगोर मेनली एज ए पोएट। हम लोग कैसे जानते हैं टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर एक पोएट थे, बट हिज लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, नोवेल्स लिखा है, एसे लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रैवल लॉग्स, जो हम अभी के टाइम पे हम लोग ब्लॉग बोलते हैं, उस टाइम पे ट्रैवल लॉग्स बोला जाता था, बिकॉज अभी जैसे कैमराज होते हैं, उस टाइम पे कैमराज नहीं थे। उस टाइम पे उन्होंने जो भी सीन देखा उसको उन्होंने स्टोरीज में लिखा। ठीक है, ड्रामास, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स, 10,000 ऑलरेडी। ये गीतांजलि जो आपका है फेमस, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट पेंटर, वो बहुत अच्छे पेंटिंग करते थे, उनकी पेंटिंग अभी भी बहुत सुंदर पेंटिंग प्रेजेंट है उनके घर पे। मेनी मूवीज ऑल्सो हैव साउंड ट्रैक्स। मतलब अभी के टाइम पे जो साउंड म्यूजिक में साउंड दिया जाता है ना, म्यूजिक दिए जाते हैं, साउंड दिया जाता है, उन्होंने खुद से साउंड ट्रैक बनाया था बहुत सारे मूवीज के। एंड इसी को एक कलेक्शन में रखा गया, जिसको बोला गया टैगोर्स रविंद्र संगीत कलेक्शन। ठीक है, ये इतना है। म्यूजिक एंड आर्ट वर्क में उन्होंने अराउंड 2230 सॉन्ग्स लिखे हैं। एंड ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, एंड इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है टैगोर सॉन्ग। ठीक है, ये इतना आप लिखो और ज़्यादा मत करना। ठीक है, थिएटर में उन्होंने पहला थिएटर किया था, टैगोर एक रोल प्ले किए थे, टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड ये जो रोल था, कौन सा स्टोरी पे हुआ था, मतलब उसका स्टोरी का नाम क्या था? वाल्मीकि प्रतिभा। वाल्मीकि प्रतिभा। ठीक है। एंड वहाँ पे जो पर्सन थे जिन्होंने उनके साथ रोल प्ले किया था, इंदिरा देवी का वो निस थे। ठीक है, एज द गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी उन्होंने रोल प्ले किया था। बस होगा इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना सुन रहे हो ना उतना ही याद करके चले जाना। 10-15 लाइन एक पेज जैसा हो जाए, शॉर्ट अगर आए तो लिख सकते। समझ आया? इतना क्लियर है? ये सुन लो। ओके, बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी चल रहा है, और ज्यादा मत करना, पोएट्री वोएट्री और कुछ मत लिखना, वो स्टार्टिंग में जितना है उतना कर लेना, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, तो और ज्यादा मत करना। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क किया था, बट उतना मत करिएगा, 2-3 पेज का मार्किंग करिएगा, 1 पेज जैसे लिख सको उतना करके जाओ। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये वाला शेयर कर दिया ना। ओके, मैंने दूसरा वाला पीडीएफ शेयर कर दिया। ठीक है, पहले के टाइम पे ना श्रीलंका को क्या बोला जाता था पता है? सिलोन। सिलोंग। अभी हम लोग सिलोंग नहीं बोल सकते, ये श्रीलंका बन गया है। सो आनंद कैंडिस कुमारस्वामी का बॉर्न हुआ था, मतलब उनका बर्थ हुआ था 22 अगस्त 1877 में, कोलंबो, ब्रिटिश सिलोन।
उस टाइम पे मतलब श्रीलंका नहीं था, वो ब्रिटिश का अंडर था, तो सिलोन था, कोलंबो, उसके अंदर एक छोटा-सा बोल सकते हैं स्टेट जैसा है, तो वो कोलंबो है, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। और डेथ कब हुआ? 9 सितंबर 1947 में, 70 इयर्स के एज में उनका डेथ हो गया। एंड जिस प्लेस में उनका डेथ हुआ ये यूएस में है, नीधाम मासाकुसेट। इतना टर्म याद नहीं रहेगा, आप यूएस लिख देना, निधाम यूएस कर लेना, ठीक है। क्योंकि बोला गया जैसे लाइक होता है ना, डिस्ट्रिक्ट है इस स्टेट के अंदर, स्टेट है इस कंट्री के अंदर, वैसा ही है निधाम मासाकुसेट यूएस। तो पूरा याद नहीं रह रहा है, निधाम यूएस करना। नेशनलिटी के अकॉर्डिंग मैंने बोला, ये देखो टर्म मेंशन है सिलोन, तो ये कहाँ के हैं? श्रीलंकन है, ठीक है। श्रीलंकन अमेरिकन, बिकॉज वो ब्रिटिश के साथ तब लिंक था, इसलिए श्रीलंकन अमेरिकन थे। एंड नॉन फॉर, क्यों वो फेमस थे? मेटाफिजिशियन, बिकॉज वो वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट का जो कनेक्शन है, रियलिटी है, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। एक फिलोसॉफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे। एंड रिलीजियन में उनको हिंदू बोला गया है, वो हिंदू थे, ठीक है। सो ये उनका बर्थ हो गया। एंड पता है मतलब उनका जो लैंग्वेज था वो था तमिल। मतलब सोचो कितना वेराइटीज हैं। वो श्रीलंकन अमेरिकन है, उनका बर्थ हुआ कोलंबो, सिलोन में, ठीक है, ब्रिटिश सिलोन में। एंड वो लैंग्वेज बोलते थे तमिल, एंड तमिल फिलोसोफर थे इसलिए, एज वेल एज ये पायनियरिंग हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर ऑफ इंडियन आर्ट। जो हम फिलोसोफर बोले थे, नॉलेज जो कैरी करते हैं, बहुत सारे प्लेटो आपने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसोफर्स और भी पढ़ा था, तो उनके अंदर ये एक फेमस है बिकॉज ऑफ उनके आर्ट हिस्ट्री। उन्होंने आर्ट के ऊपर बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। सो ये पॉइंट्स को यहाँ तक मार्क किया गया है, रेड पेन में देखिएगा, रेड पेन में। एंड पूरा याद तो कर नहीं सकते, इसलिए सार मुथु कुमारस्वामी। देखो कुमारस्वामी तो सुन के ही लग रहा है ये तमिलियन होंगे, पता चल रहा है। तो उनके जो मदर थे वो ब्रिटिशर थे, उनके जो फादर थे वो तमिलियन थे, बट वो रहते थे कोलंबो सिलोन में, ठीक है। सार मुथु कुमारस्वामी उनके फादर थे। एंड वो भी एक फिलोसोफर थे, तमिल लेजिस्लेटर थे। एंड एलिजाबेथ बीबी मदर थी उनकी, ठीक है। ये याद रखना, जो मार्क है रेड पेन में उसी को याद रखना है। अभी देखो वर्क बाय कुमारस्वामी, मिनिमम, ये मिनिमस हो गया, मिनिमम है, मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स लिखना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। वो ऑलरेडी हाफ पेज हमारा कंप्लीट हो गया होगा और 6-7 पॉइंट्स में हम कंप्लीट करेंगे। सो इन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ थॉट, मतलब आप जैसे पढ़ते हो ना नाउन प्रोनाउन डिफरेंट टाइप ऑफ, तो उसके जैसे फिगर्स होते हैं या फिर उसके जैसे स्टेजेस ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो इन्होंने आर्ट और जो एक्सप्रेशन या फिर थॉट होता है उसका स्पीच के बारे में बताया था, इसका फिगर के बारे में बताया था कि ट्रेडिशनल व्यू पे आर्ट कैसे दिखता है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट उनका पब्लिश हुआ था केसिंगर पब्लिशिंग में, एंड 2007 में। बुद्धिस्ट आर्ट उन्होंने उसके बारे में बताया, 2005 केसिंगर पब्लिशिंग में हुआ था अगेन। गार्जियंस ऑफ सिंदूर, दैट इज कॉल्ड लेट आइको सॉरी आइकोनोग्राफिक, आइकन हो रहा है, आइकोनोग्राफिक, सॉरी फॉर्मल कर हो गया, आइकोनोग्राफिक ऐसे फोन्स वीटी। एंड 2004 में ये पब्लिश हुआ था, फोन्स वीटी एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल में उनका ये गार्जियंस ऑफ सिंदूर ये पब्लिश हुआ था। एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, ठीक है, इंडोनेशियन एंड इंडिया दोनों के बारे में उन्होंने किया था। एंड टीचिंग ऑफ ड्राइंग, जो मतलब शिलोंग का जो ड्राइंग फेमस था उसके ऊपर किया था। द इंडियन क्राफ्ट्समैन, जितने भी क्राफ्ट्समैन थे इंडिया में जिन्होंने डेकोरेटिव आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर किया था, उनके बारे में लिखे थे। विद्यापति, व्यूभा कर्मा, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, पेंटर, हैंडीक्राफ्ट्स, इनके बारे में लिखा था। और ज़्यादा मत करना, ये बहुत ज़्यादा हम लोग कर दिए। उन्होंने कृष्ण राधा की जो लव स्टोरीज हैं उसको भी आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट किया था। बहुत कुछ किया है, इंडियन म्यूजिक से लेके राजपूत पेंटिंग्स, जो उस टाइम के राजपूत के जो वाइफ होते थे उनके पेंटिंग्स, बहुत कुछ उन्होंने किया था, उनके बारे में बोला था। बुद्धा का इमेज कैसा था, कैसे दिखते थे, एक स्काई में घर कैसा दिखेगा या डोर कैसा दिखेगा, उसके ऊपर उन्होंने स्टोरी बोला था, बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। तो जो जो पॉइंट्स आपको याद रहे, छोटे छोटे पॉइंट्स, उसको याद कर लेना। अभी देखो नेक्स्ट आ जाते हैं और एक पर्सन, जैसे कि हर्बर्ट रीड। इनका नाम क्या है? हर्बर्ट रीड। हम बोल सकते हैं हर्बर्ट, बिकॉज जब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ना तो आर प्रोनाउंस नहीं होगा यहाँ पे। हर्बर्ट रीड, हर्बर्ट रीड। इनका बर्थ था
1893 में, डेथ हुआ 1968 में, ठीक है। 12 जून को इनका डेथ हो गया, 4 दिसंबर 1893 में इनका बर्थ हुआ था। एक इंग्लिश एनार्सिस्ट है, जो कि हम बोल सकते हैं ना कल्चर एंड लैंग्वेज प्लस जो रिलीजियस बेसिस पे जो बिलीव्स था उसके ऊपर वर्क करते थे। रीड वाज को फाउंडर ऑफ, देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे पेन में मार्क्स किए गए हैं, एक पूरा बॉक्स जैसा बनाया गया, आपको उसी को ही माइंड में रखना है। रीड वाज को फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंटेम्प्रेरी आर्ट्स, कंटेम्प्रेरी आर्ट्स का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, ठीक है, उसके वो को फाउंडर थे। एंड जो पहले के जो इंग्लिश राइटर्स थे ना, उनमें से ये एक फेमस थे, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर उन्होंने नोटिस किया था कि हम सब एग्जिस्ट करते हैं, क्या वर्क करते हैं क्या नहीं करते, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स का जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर बताए थे उन्होंने। अभी बॉर्न वाला तो हो गया, डेथ वाला भी हो गया, यूनाइटेड किंगडम के हैं वो भी पता चल गया। उनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था इविलिन रीड, इविलिन रीड। उनका बर्थ का मतलब ईयर नहीं पता, बट डेथ का मेंशन है 1933। चिल्ड्रन, एक ही बच्चा है, बॉय है, जॉन रीड, ठीक है। कोटेशन नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली आपको चले जाना है रेड मार्क्स में, रेड पेन में जो मार्क है। इन 1931 परहैप्स हिज मोस्ट फेमस बुक ऑन आर्ट, ठीक है, आर्ट के ऊपर उनका एक फेमस बुक था, बुक का नाम है द मीनिंग ऑफ आर्ट एपियर, ठीक है, उस टाइम में पब्लिश हुआ था। इट वॉज फॉलोड बाय आर्ट नाउ, अभी का जो आर्ट है मतलब वो उसको फॉलो करता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग अभी का जो आर्ट एक बुक मेंशन हुआ है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ मॉडर्न पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन 1933। तो 1931 में एक बुक पब्लिश हुआ जिसका नाम है, दैट इज अ फेमस बुक, द मीनिंग ऑफ आर्ट। एंड नाउ 1933 में यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब और भी इंफॉर्मेशन रखा गया, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ मॉडर्न पेंटिंग एंड द स्कल्पचर। सो उन मतलब उनका जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा था या फिर वो स्टडी कर रहे थे या पेंटिंग के ऊपर वो लिख रहे थे, सो रीड लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी को कब छोड़े, 1933 में, एंड बर्लिंगटन में आ गए। उनका बर्लिंगटन में आर्टिकल निकलने वाला था डिफरेंट मैगजीन्स में, तो बर्लिंगटन के जो फेमस मैगजीन था वहाँ पे उनका आर्टिकल के लिए वो उनका स्टडी यूनिवर्सिटी में जो उनका रिसर्च चल रहा था उन्होंने छोड़ा था। एंड उनका आर्ट एंड सोसाइटी है, आर्ट सोसाइटी। सो ही आर्ट एंड सोसाइटी अपियर्ड इन, मतलब उनका आर्ट एंड आर्ट को लेके जो सोसाइटी है वो क्रिएट हुआ था 1937 में। एंड उसमें दो आर्ट बहुत फेमस थे, एनार्की एंड ऑर्डर इन 1945, ठीक है। उस दो आर्ट के अकॉर्डिंग दो इंस्टीट्यूट भी ओपन हो गए, उसका नाम भी एनार्की एंड ऑर्डर है। एंड उसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स उन्होंने पेंटिंग के ऊपर लिखा था। 1943 में एजुकेशन, जो आर्ट एजुकेशन है उसमें ये बुक्स को यूज़ किया जाता था। बस इतना याद रखो, ठीक है। आपको ऐसे में पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, जब एग्ज़ाम हॉल में जाना हो उससे पहले ये रिकॉर्डिंग्स पूरा रहेंगी, वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो 15-20 मिनट देना, ये यूनिट को 2 बार सुन लेना एंड चले जाना, जो याद रहेगा उसी को लिख देना, इस मतलब यूनिट से जो याद आ रहा है, ठीक है। अभी देखो एलियट एजनर और एक पर्सन, लास्ट पर्सन इस यूनिट का, ठीक है, एलियट एजनर। सो एलियट एजनर का बर्थ हुआ था मार्च 10 1933 में, एंड डेथ हुआ था अभी रिसेंट बोल सकते हो, जनवरी 10 2014। ये कैलिफोर्निया के हैं, कैलिफोर्निया में उनका डेथ हुआ था, स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। उनका बर्थ भी कैलिफोर्निया सॉरी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, कैलिफोर्निया में नहीं हुआ। सो ये कहाँ हुआ था ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं ओनली यूनाइटेड स्टेट ही बोल रही हूँ। एजुकेशन ये चिकागो में एजुकेशन कर रहे थे, चिकागो यूनिवर्सिटी जो है 1962। सो वहाँ पे वो एजुकेशन कर रहे थे। एंड अवार्ड्स में उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, तो उसमें एक अवार्ड, मैं 2-3 अवार्ड का नाम बाद में बोलूँगी। तो ये अवार्ड्स में यहाँ पे कुछ मेंशन है, गुगेन हिम, गुगेन हिम फेलोशिप फॉर सोशल साइंस यूएस एंड कनाडा। तो ये इतना डिफिकल्ट सा चीज़ याद नहीं रखना पड़ेगा, छोड़ दो इसको। एंड नेक्स्ट चलते हैं, उनका जो जितना सारा अवार्ड्स है यहाँ पे है, मैंने मार्क किया है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लुइस वैली और लुइस वैली बोल सकते हो, तो लुइस वैली यूनिवर्सिटी में उनको पहला अवार्ड मिला 2005 में फॉर हिज वर्क इन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर क्या था, रुको, ग्राई मियर, ग्रावी मियर, ग्राई मियर अवार्ड, ठीक है। एंड उनका ब्रॉक एंड इंटरनेशनल प्राइज भी मिला 2004 में। एंड उसके बाद वो प्रोफेशनल वर्कर बन गए
आर्ट के लिए, एंड उन्होंने आर्ट में आर्ट एजुकेशन को लेके उनका डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स जो लिखा, उसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिले। 30 इयर्स उनने प्रोफेशनल वर्क किया। पर्टिकुलरली उनका कंट्रीब्यूशन था कि वो कैसे आर्ट को बेटर कर सके और ज़्यादा डेवलप कर सके उनके आर्ट के थ्रू यंग पर्सन्स को, यंग जनरेशन को। सो ही वाज द 1997 रिसिपिएंट, ठीक है, उनको मिला था 1997 में सर हवर्ड रीड अवार्ड। सर हवर्ड रीड अवार्ड, पहले ही हम लोग हवर्ड रीड के बारे में पढ़े हैं, उनके नाम से उनको अवार्ड मिला बिकॉज ऑफ हिज वर्क। एंड उनके जो एसोसिएट्स मिलके उनका सोसाइटी को ओपन किए थे। तो सोसाइटी का नाम शॉर्टकट में मैं बोलती हूँ इंसिया, ठीक है, इंसिया याद रखना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन थ्रू आर्ट। इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल, आई एन फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सोसाइटी, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर आर्ट, इंसिया। इंसिया के लिए उनको सर हवर्ड रीड अवार्ड मिला था। अभी जो उनका वर्क है वैसे ही बहुत सारा वर्क उन्होंने किया है, बट हमें ओनली 4-5 वर्क उनका लिखना है। तो उन्होंने बच्चों के अंदर क्या क्या डालना चाहा थ्रू हिज वर्क इन आर्ट। तो फर्स्ट वन, हाउ टू परसीव एंड एक्सप्लोर रिलेशनशिप। उनके मैक्सिमम बुक्स में उन्होंने यही चीज़ के बारे में लिखा है। रिलेशनशिप को परसीव कैसे करोगे, रिसीव कैसे करोगे, उसको एक्सप्लोर कैसे करोगे। ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमारे अंदर जो रिलेशनशिप बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, बहुत सारा मतलब चीज़ों में वर्क करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, हाउ टू थिंक एंड एक्सप्रेस विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए मीडियम। आप एक मीडियम में हो या फिर आपके ऊपर ना कुछ रूल फिक्स किया गया है, उस रूल्स के साथ कैसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि आपको कुछ कंडीशन के अंदर मैंने रखा है एंड बोला कि तुमको मैं ये कंडीशन देती हूँ, अभी खुद का फीलिंग्स को इस कंडीशन के साथ तुम एक्सप्रेस करो। ये हो गया। अभी देखो जो जो इजी है मैं वो बोलती हूँ। नंबर 4 में आ जाओ। फॉर्म कैन एक्सप्रेस फीलिंग। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी हम वर्क कर रहे हैं, उससे भी हमें फीलिंग्स मिलती हैं, एंड इस फीलिंग्स को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बिल्टअप करने के लिए और एलिमेंट्स को एक्ट करने के लिए, और एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम ये करेंगे। लास्ट पॉइंट, पर्पजेस आर बेस्ट हेल्थ फ्लेक्सिबली। अगर कोई भी पर्पस के लिए आप वर्क कर रहे हो, वो पर्पस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके फ्लेक्सिबली पॉइंट पे वो काम करे, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्रिएटिविटीज़ लेवल तक पहुंचाए। इतना याद रखो, ये 4 पॉइंट्स एनफ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प करेगा। नंबर 5 में और एक पॉइंट याद कर लो, नॉट ऑल वी नो कैन टेक द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। मतलब आप ऐसा है कि लैंग्वेज के थ्रू बहुत कुछ हम सीखते हैं, बट जितने भी लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज को हम समझ के उससे जो एक्सप्रेशन है ले सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग हमें और डेवलप करना चाहिए, सो दैट हम कल्टिवेशन कर सके डिफरेंट आर्ट्स को एंड यूज़ कर सके, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट 4 का यहाँ तक।